अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, येटा, थीटा, योटा, कप्पा। वंशक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मैं इस विस्फोट में एक विषय का विश्लेषण करूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये गणित से जुड़े हुए होते हैं, या फिर कहें तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिला का एक जो शहर है ग्रेटर नोएडा, वहाँ के ये सेक्टर्स के नाम हैं, अलग अलग सेक्टर्स के नाम हैं। लेकिन मैं इस विस्फोट में, मैं अभी के इस विश्लेषण में न तो उत्तर प्रदेश, न तो ग्रेटर नोएडा, न तो भारत, न तो गणित का विश्लेषण करूँगा। आज मेरे विषय का जो विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ, आज मेरे विस्फोट का जो विषय है वो है कोरोना, चीन का विषाणु पूरे विश्व में। मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा कोरोना का, बात करूँगा कोरोना जो है ये क्या है और ये कैसे कैसे अपने प्रभाव को पूरे संसार में विकसित करते जा रहा है या फिर पूरे संसार को प्रभावित करते जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कोरोना का, वो कोरोना जो चीन का विषाणु है पूरे विश्व में फैला हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर जब पूरा संसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन, ये सारे जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोरोना को किसी देश से नहीं जोड़ना है। या वो भारत ने भी आपत्ति जताई है, हमारे देश भारत ने भी आपत्ति जताई है कि लोग इंडियन वेरिएंट्स क्यों कह रहे हैं कोरोना के किसी एक खास वेरिएंट्स को। तो यहाँ पर साफ साफ हमारे देश का या फिर पूरे संसार का, यूनाइटेड नेशन का, सबका यही स्टैंड है कि जब तक कुछ तथ्य नहीं मिल जाए, कुछ पुख्ता तथ्य नहीं मिल जाए, तब तक हम संकेत के आधार पे नहीं कह सकते कि ये चीन का विषाणु है या फिर कहीं और का विषाणु। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे वो भारत सरकार हमें मना करे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हमें मना करे, चाहे वो WHO हमें मना करे, चाहे वो चीन हमें मना करे, मैं इसे चीन का विषाणु कहूँगा। आतंक समाचार इसे चीन का विषाणु कहेगा। यहाँ पर मेरा तर्क ये है कि ठीक है, मैं इसे चीन का विषाणु नहीं कहता तब जब चीन जो है वो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं कहता, तब जब चीन जो है वो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों को अपने नक्शे में नहीं दिखाता है, तब जब चीन जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग, भारत के, हमारे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों को अपना हिस्सा या अपने नक्शे में नहीं बताता, तो बात आती है जैसे को तैसा। वो भी हमारा आधिकारिक है, अरुणाचल प्रदेश हमारा आधिकारिक क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। लद्दाख पूरा जो है वो भारत का हिस्सा है। उत्तराखंड जो है वो पूरे भारत का हिस्सा है। लेकिन और भी बहुत सारे, यूपी के और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बिहार के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिक्किम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताता आ रहा है चीन की वो मेरा हिस्सा है। तो जब चीन बताएगा हमारे आधिकारिक चीज़ को आधिकारिक रूप से कि मेरा हिस्सा है, तो फिर मैं भी कहूँगा कि ये चीन का विषाणु है, क्योंकि आरंभिक और अभी तक के जितने संकेत हैं वो यही कहता आ रहा है कि ये जो विषाणु है, ये जो वायरस है, ये चीन से निकला है। चीन के हुबेई प्रांत के राजधानी वुहान से निकला है, वहीं के लैब से इसे तैयार किया गया था, ऐसा संकेत दिया जा रहा है, ऐसे तथ्य आ रहे हैं। पुख्ता तथ्य नहीं लेकिन तथ्य आ रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर साफ स्टैंड है कि जब चीन हमारे आधिकारिक चीज़ को अपना आधिकारिक चीज़ कहेगा, तो मैं तो ये संकेत के आधार पे जो लगभग प्रमाणित है, बस इस पर रिसर्च हो रहा है और बाकी है अब जो भी रिजल्ट है, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा क्योंकि चीन भी हमारे साथ, हमारे देश के साथ और अलग अलग हिस्सों के साथ, चाहे वो तिब्बत की बात हो, चाहे वो ताइवान की बात हो, वहाँ पर भी वो उसे वन चीन पॉलिसी ताइवान के लिए और तिब्बत को भी अपना आधिकारिक क्षेत्र कहता है। तो वहाँ पर भी उसे सोचना चाहिए कि जब वो उसका जैसा स्टैंड है वैसा ही स्टैंड ये होगा, क्योंकि अब जो संसार है या फिर भारत की बात करें तो वो सहिष्णु तो है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर वो असहिष्णु भी है, वहाँ पर उसे बोलना भी आता है, क्योंकि ये न तो वो भारत है और न तो वो संसार है जो बस अहिंसा के आधार पे या फिर चुप रहने के आधार पे चलेगा। तो आतंक समाचार का यहाँ पे स्टैंड क्लियर है। अब हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस कोरोना। बात आती है, जब कोरोना की बात आती है तो एक टर्म आता है, एक इंग्लिश टर्म आता है कोविड, COVID-19।
कोविड-19। जब हम कोरोना को अगर हम पर्यायवाची के तौर पर देखें तो एक कोविड-19 शब्द है जो कोरोना का पर्यायवाची है, जो अभी कोरोना फैला हुआ है उसका पर्यायवाची कोविड-19 है। सबसे पहले हमें ये देखना हो कि कोविड-19 का मतलब क्या है। कोविड-19 में जो CO है, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज और 19 का मतलब है कि ये 2019 में इसका सबसे पहले पता चला था, ये 2019 में निकला था। तो कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ भारत में कोरोना का प्रभाव। भारत में कोरोना के प्रभाव के पिछले 24 घंटे के आंकड़े 1 जून 2021 के भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। जो नए संक्रमित हैं वो 1,32,788 हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2,31,456 लोग ठीक हुए हैं और मृत्यु हुई है 3,207 लोगों की। और पूरे भारत में अब तक 1 जून 2021 के सरकारी आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2,83,07,832 लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से ठीक जो हुए हैं वो हैं 2,61,79,085, जबकि मृत्यु हुई है 3,35,102 लोगों की। और अभी जो कोरोना का सक्रिय मामला है, एक्टिव केस है, वो 17,93,645 है। जबकि पूरे संसार में कोरोना के संक्रमण और मृत्यु के आंकड़े जो हैं वो हैं कि पूरे संसार में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 35 लाख लोग जो हैं वो इससे मौत पा चुके हैं, इससे इनकी मृत्यु हो चुकी है। 35 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 17 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है कोरोना से, जबकि दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है वो है भारत, हमारा देश भारत। तो ये तो थे कुछ आंकड़े जो आप अलग अलग समाचार एजेंसीज और अलग अलग जगहों से आप इसे देख सकते हैं। अलग अलग दिन, हर दिन आप अपडेट इसका देख सकते हैं। आप आतंक समाचार के एक जो प्रतिदिन प्रसारित होने वाला कार्यक्रम चुगली है, उसमें भी आप ये सारे आंकड़े प्रतिदिन के देख सकते हैं। तो ये तो थे आंकड़े। अब बात आती है कि अब आंकड़ों से हटकर अब हम इस पे आते हैं कि ये जो चीन का जो विषाणु है, ये जो कोरोना है, ये आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे ये अपना प्रकोप फैलाते जा रहा है। तो मैंने आतंक समाचार ने इस पर पिछले वर्ष भी जब कोरोना का पहला लहर आया था भारत में, उस समय भी हमने इस पर एक विश्लेषण किया था और हमने उस समय बात की थी कि ये जो चीन का विषाणु है, ये उस समय आरंभिक दौर था, पहला दौर था। उस समय हमने ये विश्लेषण किया था। उस समय भी हमने ये बोला था कि ये जो चीन का विषाणु है, ये चीन के द्वारा एक युद्ध यंत्र है, जो ये चीन चाहता है कि मैं डायरेक्ट लड़ाई न लड़ूं और इस विषाणु युद्ध से मैं अमेरिका जैसे सुपर पावर, यूरोप की इटली और अलग अलग देश जैसे सुपर पावर, इन सबों को तबाह कर दूं, उनकी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दूं, वहाँ के लोगों को मार दूं, ताकि मेरा जो अर्थव्यवस्था है और मैं जो हूँ वो सुपर पावर बनता जाऊँ। इस पर मैंने पहले से विश्लेषण कर रखा है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं आतंक समाचार। अब बात करते हैं कि ये जो चीन का विषाणु है, ये आखिर भारत में फैल कैसे रहा है, पूरे संसार में फैल कैसे रहा है। तो मैं इसके जड़ पे जाता हूँ और बात करता हूँ चीन के उस विषाणु का जो वुहान लैब से, चमगादड़ से निकला था। चमगादड़ मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आरंभिक जो बातें आती है, जो डेटा आता है, उससे चमगादड़ और वुहान लैब और चीन और हुबेई की बात आती है। चमगादड़ जानवर, वुहान शहर, हुबेई राज्य, चीन देश। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीन से आती हैं, वहाँ से ये चीज़ें निकली। फिर बात आई कि चीन ने जो है वो अलग अलग देशों में अपने लोगों को संक्रमित करके, कुछ लोगों को संक्रमित करके भेजा, और चूँकि ये छूने से फैलने वाला बीमारी है, तो विषाणु है, तो फिर इसे अलग अलग जगहों पर जाके इन्होंने भेजा। अब बात आती है कि ठीक है, चीन ने ये सारा चीज़ किया,
चीन ने ये सारी यंत्र, ये सारा तंत्र अपनाए। अब बात आती है कि ये जो कोरोना विषाणु है ये फैल कैसे रहा है। तो यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो दूसरा लहर है, मैंने पहले लहर पे इसका विश्लेषण कर दिया, बात यहाँ पे दूसरे लहर की और ओवरऑल बात हो ही रही है। तो बात जब दूसरे लहर को केंद्रित करते हो रही है, तो दूसरा जो लहर है और जो भारत में अभी की अगर बात करें, आज के तारीख की बात करें, तो कोरोना जो है वो पूरे संसार में कहीं ना कहीं सिर्फ भारत में महामारी मचा रहा है, बाकी जगह पर फिर भी वो नियंत्रित है। भारत में जो है वो दूसरा लहर जो है वो अनियंत्रित से अब नियंत्रित की ओर जा रहा है, लेकिन ये भारत में तबाही मचा रहा है। भारत में कोरोना जो है पिछले साल के राष्ट्रीय लॉकडाउन के बावजूद जो है वो इस बार दूसरा लहर ले गया, आ गया, और इस बार राष्ट्रीय नहीं जबकि राजकीय लॉकडाउन, अलग अलग राज्य, भारत के अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से अपने राज्य को बंद कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, ताकि लोग जो हैं वो घर से न निकले, कम निकले और ज़रूरत के सामान के लिए ही निकले और ज़रूरत का सामान ही कम। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब पिछले बार जनता कर्फ्यू, ताली थाली सारा कुछ हुआ, उसके बाद सुई भी आया, सब कुछ आया, लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन के बाद सुई आया, टीका आया कि ये टीका आएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये कोरोना आ गया, दूसरा लहर आ गया। और इस बार, पिछले बार तो कोरोना ने डराया था पहले लहर में, इस बार वो मार रहा है। पिछले बार की तुलना में इस बार जो मृत्यु है वो लगभग कितने 100 गुना ज़्यादा है। पिछले बार लोग संक्रमित होते थे, इस बार जो लोग हैं वो संक्रमित के साथ साथ मौत भी उनको ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार मृत्यु भी पा रहे हैं। तो बात आती है कि हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन हुआ, सारा चीज़ हुआ, सुई भी आया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सुई आएगा, तो बहुत सारे मीम से बहुत सारे जो फोटोग्राफ हैं वो सारे वायरल होते थे, जिसमें 2020 और 2021 में ये लिखा हुआ होता था कि 2020 का जो लास्ट 0 है वो विषाणु है, और 2021 का जो 1 है, लास्ट का 1 जो है 2021 में, वो टीका है। ये 1 आएगा तो ये जो 0 का विषाणु है इस पर नियंत्रण हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी सोच है जो हमें वर्तमान में जीने के जगह पे भविष्य में जीने की बात कराता है। हम अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट नहीं समझते, हम अपने भविष्य को ही समझते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट है, वही हमारा सब कुछ है। जब तक आप अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट ना समझेंगे, ना आपका पास्ट, ना आपका फ्यूचर, ना आपका बीता हुआ कल, ना आपका आने वाला कल आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जो आज है वही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन आपने 2020 को बुरा मान लिया, 2020 को आपने खराब मान लिया और कहा कि 2020 जो है ये कोरोना का साल है, 2020 जो बीतेगा, टीका आएगा, 2021 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान न देते और अपने प्रेजेंट को सुधारने की बात करते, क्योंकि कोरोना जो 2020 में आया नहीं था, जबकि कोरोना का जो टीका है वो 2020 में ज़रूर आया था। कोरोना उससे पहले आ गया था, 2020 से पहले आ गया था, 2019 से कहें तो 2018, ये उससे पहले ही सारा कुछ लैब में तैयार हो चुका था या फिर आ गया था। कोविड-19 जो है ये सारी चीज़ें 19 था और 18 की बात थी या फिर उससे पहले की बात थी, 20 की बात नहीं आती है। कोविड जब आया तो कोविड-19 में भी 20 की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, मैंने नहीं, मैं उस समय भी विरोध कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको एक फैक्ट मान लिया। लोग अपनी जवाबदेही पर काम नहीं करते थे, लोग अपने आप को उस तरीके से विकसित नहीं करते थे, लोग अपने आप को उस तरीके से संयमित नहीं करते थे और यही कहते थे कि टीका आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सरकार कहती थी, लोग कहते थे मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो होता रहेगा, 0 खत्म होगा, 1 आएगा तो वो टीका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। 2020 जो है ये हमने 2020 को बुरा करा, जबकि अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 2020 जो है ये अभी तक के इतिहास में, अभी तक के कितने दशकों का सबसे बेहतरीन वर्ष रहा है, क्योंकि 2020 ने हमारे जीवन के तंत्र को बदल दिया है। पहले जो हम दिखावे में रहते थे, आज वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई है। पहले जो हम लोग बगैर फालतू चीज़ों के लिए जो हम बाहर निकलते थे, पैसे खर्च होते थे या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बहुत सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जहाँ पर चाहे वो मैं अभी बात कर रहा हूँ या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब वर्चुअल हो गया है। तो ये हमारे समय और हमारे अलग अलग संसाधन को नियंत्रित कर गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना के कारण ये सारी चीज़ें
अच्छी है, कोरोना जो है वो अच्छा चीज़ है, लेकिन कोरोना में अच्छाई भी है। कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई। हमारे जो खान-पान की आदत हैं, पहले जो हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, इम्यूनिटी की बात नहीं करते थे, आज हम लोग स्वास्थ्य और इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो 2020 तो हमारा वो वर्ष रहा। एक तरफ कोरोना है, कोरोना ज़िम्मेवार है, कोरोना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना बहुत अच्छी चीज़ है, कोरोना बीमारी है तो बीमारी खराबी होगी, मैं यहाँ पे खराबी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कोरोना जो है हर चीज़ में अच्छाई भी होती है। जो हीरा है वो कोयले से ही निकलता है, कोयले से ही हीरा निकलता है, या फिर हीरा के अलग-अलग भी तंत्र हैं, लेकिन कोयला में भी हीरा पाया जाता है। कोयले के बीच, कोयले के खान से भी हीरे निकलते हैं। तो हमें यहाँ पे वो हीरा भी देखना होगा कि इस कोरोना ने हीरा भी दिया है हमें। इस कोरोना से हमें हीरा भी मिला है, हमें अलग-अलग चीज़ों पे संयम, अलग-अलग चीज़ों पे हमें संसाधन के प्रयोग और बहुत सारी चीज़ों को इसने जीवन जीने का तरीका, इम्यूनिटी, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाया। जो पहले हम लोग सिर्फ राजनीति और अलग-अलग चीज़ों में लगे रहते थे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो घोटाले हों, चाहे वो बहुत सारे अलग-अलग मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों पे थे। ये अब स्वास्थ्य पे केंद्रित हो गया और कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपका हेल्थ है तो आपका वेल्थ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कोरोना है ये आपको हेल्थ कॉन्शियस भी बना गया। तो ये 2020 जो था, ये एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक का सबसे बेहतरीन वर्ष था, जिसने बहुत सारी चीज़ों को सही कर दिया, सुधार दिया। लेकिन हाँ, कोरोना के कारण से जानें गई, तो मैं उन सारे लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सारे लोगों को, और अभी तक कोरोना से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंक समाचार सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और जितने भी लोग इससे संक्रमित हैं उन सबों के लिए आतंक समाचार शुभकामनाएं देता है और चाहता है कि लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये कह के अपमान नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग मरे हैं वो ठीक हुआ है, ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन मैं इसके दूसरे पक्ष को कह रहा हूँ कि हाँ, 2020 ने ये सारी चीज़ें की। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमने वहाँ पर वो सारा कुछ 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी जैसे बहुत सारे अलग-अलग स्लोगन हैं, हम लोगों ने उसे नहीं माना, और आज उसी का नतीजा है कि कोरोना जो है वो भारत में 2021 के दूसरे लहर में आ गया। अब लोग कह रहे हैं 2021 खराब है, फिर 2021 खराब है, तो 2021 भी खराब नहीं है। अगर 2021 को भी अगर आप सकारात्मक तरीके से देखें तो देखिए कि खराब या अच्छाई जो है ये हमारे करने और न करने पे डिपेंड करता है। अगर आप 2021 को भी और इस कोरोना से सबक ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि हर कुछ न कुछ सिखा जाता है। तो हमें वो चीज़ सीखना होगा, हमें 2020 की तरह 2021 को भी गाली और इन सारी चीज़ों पे नहीं निकालना होगा। अगर दूसरे तरह के तरीके से देखें, एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग जो बाहर नहीं निकले, जिसके कारण से अलग-अलग जो हिंसा है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबों का आंकड़ा अगर हम 2020 से पहले देखें, जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था, 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, उन सारे मौत की तुलना में 2020 और 2021 के अभी तक के जितने आंकड़े हैं, ये जो मौत के जो आंकड़े हैं कोरोना से, वो बहुत कम हैं बाकी चीज़ों की तुलना में। जो 2019-2018 में हुआ करते थे रोड एक्सीडेंट और बहुत सारी चीज़ों से, अलग-अलग चीज़ों से जब हम बाहर निकलते थे। तो दूसरे तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि कोरोना मृत्यु दे रहा है, तो एक तरीके से देखें तो कोरोना जो है बाकी सारे मृत्यु के वजहों से जो मृत्यु होती थी, वो आंकड़े जो थे उससे कम ही आंकड़े हैं, चाहे वो कितने भी करोड़ हैं वो कम ही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोरोना जो है ये बहुत सारी चीज़ों को, मैं यहाँ नहीं कह रहा कि ये जो मौत है कम है, तो कम है तो अच्छी बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। हम तो जीरो मौत की बात करते हैं, बिल्कुल मौत नहीं होनी चाहिए जो है। लेकिन एक पहलू ये भी है, मैंने बस इस पहलू पे ध्यान केंद्रित करवाया है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम सिर्फ प्रेजेंट को कोसते रह जाएंगे और पास्ट की बात करेंगे, या फिर भविष्य या फिर भूतकाल की बात करेंगे, हमने ऐसा किया तो ये चीज़ हो गया, कोरोना ऐसे फैल गया, तो ये चीज़ें नहीं है। अगर फैला तो अब हमें, क्योंकि कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, आपको जागना होगा। अगर आप नहीं जागे, आज बहुत सारे कोरोना योद्धा बने हुए हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो घर में ही बैठे काढ़ा पी रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, वो होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन है तो घर में रहना है, घर में अड़े रहना है, पड़े रहना है अगर लॉकडाउन है तो। लेकिन समाज का सेवा भी तो करना है। आज बहुत सारे लोग
कुछ लोग काढ़ा पीकर ही घर में रह जा रहे हैं, फिर भी वो विषाणु से संक्रमित हो जा रहे हैं, तो कुछ लोग कोरोना वॉरियर बनकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो हमें ये सामाजिक पहलू को भी देखना है, मदद भी करना है, चाहे वो वर्चुअल मदद हो, चाहे वो जैसे भी हो, क्योंकि कोरोना जो है वो आपको घर में घुसकर भी संक्रमित कर सकता है और आप बाहर जाकर भी संक्रमित नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाए, लॉकडाउन है तो आप भीतर रहें, लेकिन भीतर रह के भी, घर में रह के भी आप अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। अब एक पहलू और मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो मैं पिछले बार भी एनालिसिस में, उस समय ये दूसरा पहलू नहीं आया था, वो कोरोना 1 की बात थी, ये कोरोना 2 में ये दूसरा पहलू आया है। पहले में था कोरोना जिहाद। भारत में एक तबलीगी जमात का एक मुद्दा आया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे एक मस्जिद में लॉकडाउन के दौरान नमाज पढ़ के अलग अलग जगह पर गए और उससे कहा गया कि कोरोना फैला है। ये जो जिहाद के कारण, ये जो इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, उसके तहत भारत को संक्रमित करने की साजिश रची जा रही है। इसमें मोहम्मद साद और अलग मौलाना साद और अलग अलग लोगों की बात आई। तो वहाँ पर मैं भी, आतंक समाचार ने भी कहा था कि ये कोरोना जिहाद है, ये एक सोची समझी साजिश है, जिससे चाहे वो थूकने की बात हो, चाहे वो चाटने की बात हो, अलग अलग खाने को चाट कर या फिर चाय में थूक फेंक कर, या अलग अलग चीज़ों से ये इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक आतंकवाद तरीके से इन सारी चीज़ों को फैलाने की बात कही गई थी, जिसका आतंक समाचार में समर्थन किया कि हाँ, ये इस्लामिक आतंकवाद के तहत ये कोरोना जिहाद है। लेकिन हम उसको अगर करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये जो कोरोना 2 है, इसमें एक मुद्दा आया है हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ, वो है कोरोना कुंभ। इस बार महाकुंभ था उत्तराखंड में, और कोरोना संक्रमण के बीच में भी लोग अपने आस्था को नहीं छोड़े गए कि जब ये कुंभ जो है यहाँ पर हमें जाना चाहिए। सरकार ने भी लगाम नहीं लगाई, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था की बात थी, हिंदू बहुल देश में हिंदुओं की आस्था की बात थी। तो यहाँ पर जब भी बात आता था कि आपको नहीं जाना चाहिए, जो इसके विरोधी थे वो कहते थे कि नहीं जाना चाहिए, तो लोग जाते थे, कहते थे कि नहीं, हम तो जाएंगे, कुंभ जो है ये कोरोना नहीं फैलाता। जब कोरोना कुंभ की बात आती है या फिर कहा जाता है कि कुंभ से कोरोना फैला है, तो बहुत सारे मीडिया हाउस जो है वो कतरा जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप हिंदुओं को आप बेइज्जत करने के आधार पे या हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये अपमानित के तौर पर नहीं लेना होगा। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये अपमानित के तौर पे, अपमान के तौर पे नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर ये गलत है तो हमें गलत कहना होगा। अगर आप एक तरफ कोरोना जिहाद कहते हैं, तो ये कोरोना कुंभ था। कोरोना कुंभ से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, बहुत सारे जो यहाँ के पुजारी हैं, वो संक्रमित हुए, वो मरे, वो अपने अपने जगह पर जाके बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया। अब आप डाटा नहीं बताएंगे, डेटा नहीं बताएंगे, तो तथ्य तो नहीं बदल जाएगा। जो तथ्य है सो तथ्य है, कोरोना कुंभ है। इस कुंभ से भी कोरोना फैले हैं, कुंभ को भी कोरोना का एक बहुत बड़ा कारण माना जाएगा इस कोरोना 2 के लहर में, भारत के इस कोरोना 2 के लहर में। तो हमें इन सारे चीज़ों को भी देखना होगा कि अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हमारे में जो कमी है उसे भी ठीक करना होगा। इससे हम एंटी हिंदू नहीं हो जाते, इससे हम समाज सुधारक हो सकते हैं। सती प्रथा की बात हो, बाल विवाह की बात हो, चाहे वो दहेज की बात हो, या बहुत सारे ऐसे कुरीति की बात हो, यहाँ पर अलग अलग लोगों ने इसका विरोध किया, तो वो एंटी हिंदू नहीं हो गए, वो समाज सुधारक की उनको उपाधि दी गई। तो यहाँ पर हमें इस तथ्य को भी मानना होगा कि कोरोना कुंभ भी है, और इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है। आप इसको दबा सकते हैं, झुठला सकते हैं, लेकिन तथ्य जो है वो तथ्य होता ही है। बात आती है बीच में 2021 के विधानसभा चुनाव। यहाँ पर 5 राज्य में, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। कोरोना फैलता गया, चुनाव रुका नहीं, और फिर कहा गया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में चुनाव है, लेकिन कोरोना जो है वो महाराष्ट्र में बंगाल से ज़्यादा फैल रहा है, तो हम इसे चुनाव से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? आपके बंगाल में भी तो संक्रमण हो रहा है। अगर वहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसका मतलब तो नहीं है वहाँ पे भी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भी संक्रमण हो रहा है, वहाँ पर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। हमें चुनाव को भी रोकना चाहिए था। हमें अपने डबल स्टैंडर्ड को नहीं से बचना होगा, हमें अपने आप को डबल स्टैंडर्ड नहीं बनाना होगा। यही चीज़ें जो थी ये चुनाव के समय हुआ।
जो भारत की जो केंद्र सरकार थी, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड होती हुई प्रतीत आने लगी, क्योंकि इसने अपने फायदे के लिए इन्हें लगा कि इससे कहीं हमारा राजनीतिक फायदा हो जाएगा, इसके कारण से कहीं हमारे यहाँ पे सरकार बन जाएगी या फिर हमें राजनीतिक मजबूती मिल जाएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे लगाम नहीं लगाया जो लगाना चाहिए था, क्योंकि राजनीति होते रहेगी, पहले हमारा राष्ट्र रहना चाहिए, पहले हमारा समाज रहना चाहिए। तो कोरोना चुनाव को भी हम नकार नहीं सकते, चुनाव के कारण भी कोरोना हुए। अब महाराष्ट्र को हम बलि का बकरा या महाराष्ट्र को आधार बनाकर हम बंगाल से बच नहीं सकते। अगर महाराष्ट्र में है तो उसके भी कारण है, वहाँ की भी सरकार जिम्मेदार है, वहाँ के भी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अब बंगाल है तो बंगाल में भी चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी रखता है, जो इस वर्ष पश्चिम बंगाल में हुआ, या फिर तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें या असम की बात करें, इन 5 जगह पे चुनाव हुए। यहाँ पर भी संक्रमण में कहीं ना कहीं या फिर बहुत ज़्यादा इस कोरोना का प्रभाव है। तो यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा कि ये जो कोरोना है ये इन सारे वजहों से भी फैल रहा है, इन सारे चीज़ों से भी फैल रहा है। अब मैंने शुरू में कुछ चीज़ें कही थी, मैंने कहा था अल्फ़ा बीटा गामा ये सारी चीज़ें, ये मैं गणित की बात नहीं कर रहा था, मैंने उस समय बोला था कि मैं गणित की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोरोना की बात कर रहा हूँ। तो आखिर ये अल्फ़ा बीटा गामा ये सब है क्या? तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसने कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को अलग अलग नाम दिए हैं। इसने सारे वेरिएंट्स को 2 कैटेगरी में 2 श्रेणी में बांटा है, और इस 2 श्रेणी में से पहले श्रेणी में इसने 4 वेरिएंट्स को रखा है और दूसरे श्रेणी में इसने 6 वेरिएंट्स को रखा है। टोटल 10 वेरिएंट्स हैं, 10 नाम है। इसमें से पहला जो वेरिएंट्स का जो श्रेणी है वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, और दूसरा जो है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में ये 4 वेरिएंट्स हैं, ये 4 नाम हैं जो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स के नाम हैं। पहले वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है, जबकि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थीटा, योटा और कप्पा है। अब ये जो सब हैं ये जिस देश से निकले हुए या फिर जहाँ पे इनके सबसे पहले मामले आए उसके नाम पर इन्हें नाम दिया गया है। ये सारे ग्रीक शब्द हैं, उनके आधार पे इन्हें दिया गया है। सबसे पहला जो अल्फा है ये यूनाइटेड किंगडम के वेरिएंट्स को प्रतीत करता है। यूनाइटेड किंगडम में जो सबसे पहले वेरिएंट्स मिले उस वेरिएंट्स को इन्होंने WHO ने नाम दिया अल्फा, जबकि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वाले बेटा हुए, ब्राज़ील वाले गामा, भारत वाले डेल्टा, अमेरिका वाले एप्सिलॉन, ब्राज़ील वाले जेटा, मल्टीपल कंट्री जो अलग अलग देशों से भी निकले हैं, जहाँ की कोई एक देश का उत्पत्ति पता नहीं चला, वो एटा है। फिलीपींस वाले थीटा है, USA अमेरिका वाले योटा हैं, और भारत वाले कप्पा, यानी कि भारत में 2, एक डेल्टा और एक कप्पा। अमेरिका में योटा और एप्सिलॉन, इसी तरीके से अलग अलग देश के अलग अलग, जैसा हमने आपको सबका नाम बताया। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिसके आधार पे यहाँ पे नाम कैटेगराइज किया गया है, नाम को श्रेणी दिया गया। तो बात आती है कि सबका तो नाम दे दिया गया, सबके देश का ओरिजिन दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे चीन के जो सबसे बड़ा इन सब का जड़ है उसका नाम नहीं दिया गया। वहाँ पर अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति हों, चाहे वो यूरोपियन नेशन के अलग अलग लोग हों, ये सब लोग ये अब एक रिसर्च पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका उत्पत्ति पता चले। और कुछ डॉक्टरों का, कुछ चिकित्सकों का कहना है कि अगर इसका उत्पत्ति अगर हम नहीं पता करते हैं तो कोविड-19 जो है, कोविड-32 और कोविड-36 और कोविड-40 भी बन सकता है। 2032 में भी आ सकता है, 2036 में भी आ सकता है, 2040 में भी बार बार आ सकता है। तो इसे हमें पता करना होगा। और अभी जो है चीन के विरुद्ध में जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और भी बड़े बड़े देश हों, ये सारे जो हैं ये इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि इसके उत्पत्ति का पता होना चाहिए। तब इस आधार पे हमने चीन के किसी भी वेरिएंट्स का नाम ही नहीं दिया। एक तरह से ये सही भी है कि हमने चीन के वेरिएंट्स का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये वेरिएंट्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ व्यंग करना चाहता हूँ, ये वेरिएंट्स हैं। WHO पर एक व्यंग करना चाहता हूँ या चीन पर एक व्यंग करना चाहता हूँ, ये वेरिएंट्स हैं, ये अलग अलग कोरोना के प्रकार हैं।
तो ये अलग अलग प्रकार ही है ना, ये तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार है, जबकि इसका जो सोर्स तो है वो तो चाइना ही है। तो हम इसे COVID कोविड-19 को मैं यहाँ पर आतंक समाचार यहाँ पे दूसरे तरीके से भी इसका फुल फॉर्म बना सकता है कि कोविड-19 में सी का मतलब है चाइना, ओ का मतलब है ओरिजिनेटेड, वी का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज, चाइना ओरिजिनेटेड वायरस डिजीज। चाइना से निकला हुआ उत्पत्ति जो है ये एक ऐसा विषाणु बीमारी है जो 2019 कोविड-19 चाइना ओरिजिनेटेड वायरस डिजीज। तो चाइना से ओरिजिनेट हुआ और इसके अलग अलग वेरिएंट्स जैसे जैसे फैलते गए वैसे वैसे अलग अलग देश में पाते गए। तो कोविड का मतलब चाइना ओरिजिनेटेड वायरस। तो ठीक ही WHO ने अगर इसका नाम नहीं दिया तो इन सब का जो जनक है, इन सब का जो उत्पत्ति है वो तो चाइना से हुआ। तो चाइना तो उसी COVID का फुल फॉर्म में ही चाइना आता है और उसी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग देश में पाए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर नाम दिया गया। तो अब मैं अपने इस विश्लेषण को अंत की ओर ले जाता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये जो वायरस है, ये जो विषाणु है, इस पर आप अलग अलग चैनल पे अलग अलग जगह पे, चाहे वो मेरे भी चुगली कार्यक्रम में, आप इस पर अलग अलग आंकड़े देख रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय सुन रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की बातें हो रही है। यहाँ पर आप मेरा विश्लेषण देख रहे हैं, हम मेरा क्या नज़रिया, आतंक समाचार का क्या नज़रिया, आप वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। अब लेकिन ये सारा कुछ सुन समझने के बावजूद हमें अपने आप को संयमित करना होगा, हमें अपने आप को एक नए नियम के अकॉर्डिंग, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो इम्यूनिटी की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के अलग अलग तरह की बात हो, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें अपने प्रेजेंट पर रहना होगा, हमें अपने आज तक काम करना होगा, हमें अपने आज को सुधारना होगा, हमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाने होंगे, बहुत सारे अपने आप को रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बाउंड करना होगा। जहाँ जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अपने घर में अड़े रहें, पड़े रहें। जहाँ पर लॉकडाउन खुल रहा है या फिर लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पे प्रतिबंधन नहीं है, जहाँ पे लोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है बाहर निकलने से, वहाँ पर लोग 2 गज की दूरी, मास्क या जरूरी वाले नियम से निकलें, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बाहर निकलें, सुरक्षित रहें, सावधानी से निकलें। और इन सब के आधार पे आप कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना से दूर रह सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पर, समाज पर और सारे पूरे मानवता पर ध्यान दें। इससे हम आज नहीं तो कल कोरोना पर विजय पा लेंगे। नमस्कार।